हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देसी कपलिंग जर्मनी में। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि वीज़ा क्या होता है, रेसिडेंस परमिट क्या होता है और वीज़ा के कौन से टाइप्स है, और अगर आपको भी जर्मनी आना है तो कौन सा बेस्ट सुटेबल वीज़ा का टाइप रहेगा या वीज़ा की कैटेगरी रहेगी जिसके थ्रू आप अप्लाई करके जर्मनी आ सकते हो। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर आपको जर्मनी आना है तो विच इज़ द बेस्ट सुटेबल कैटेगरी फॉर यू। तो उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो के टाइटल से आपको ये बात पता चल ही गई होगी कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा या फिर जिसे कहा जाता है वर्क वीजा, विच मीन्स कि अगर आपको ऑलरेडी जर्मनी की किसी कंपनी ने हायर कर लिया है और आपका जॉब में सिलेक्शन हो गया है और यहाँ आपको उस कंपनी में जॉब करने के लिए अगर इंडिया से जर्मनी आना है तो आपको जिस वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा वो रहेगा एम्प्लॉयमेंट वीजा। तो उसी एम्प्लॉयमेंट वीजा के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हो, उसका ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस कैसे रहा था, उन्होंने इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आपके पास यहाँ की लोकल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है और आपको ये पता चल गया है कि अभी आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा के थ्रू जर्मनी जाना है। तो सबसे पहले आता है वीजा की अपॉइंटमेंट। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला आता है कि आप डायरेक्टली जर्मन काउंसलेट से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो या फिर वीएफएस के थ्रू। तो वीएफएस ग्लोबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जर्मनी के एम्प्लॉयमेंट वीजा और बाकी अदर कैटेगरीज के वीजा के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो जर्मन काउंसलेट और वीएफएस ग्लोबल दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो इस वीजा अपॉइंटमेंट के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये अपॉइंटमेंट थोड़ी सी एडवांस में बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये अपॉइंटमेंट 2 या 3 महीने के बाद की भी डेट मिले, तो आपको और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपको जर्मनी जल्दी आना है तो जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो भले ही आप अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप डॉक्यूमेंटेशन पहले से कर दीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले चेकलिस्ट आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो डॉक्यूमेंटेशन जमा करना आप स्टार्ट कर दीजिए उनकी वेबसाइट पे लिखे हुए। उसके अलावा जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और हो सकता है उसके अलावा भी आपको अगर कुछ लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं ले जा सकता हूँ तो आप वो ले जाइए। भले ही आप दूसरी साइड में रखिए लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। हो सकता है कि वो इनकेस आपके लिए वो कोई डॉक्यूमेंट्स मांग ले। तो ओवरऑल मैंने जितने भी लोगों से बात की है उनके लिए मेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन तो सेम ही थी, लेकिन हो सकता है किसी को उन्होंने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिया हो। तो सेफर साइड आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए, सो दैट टाइम पे कोई आपके साथ इशू ना हो। तो यह है जर्मन एम्बेसी की इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट india.diplo.de। मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीज़ा इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है जर्मन नेशनल वीज़ा के अंडर, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। ये आपको एक नए पेज पे राउट कर देगा। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन कौन से लगेंगे। तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है चेकलिस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ब्लू कार्ड या फिर नॉर्मल। तो इसका डिफरेंस ये है कि अगर आपको स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो ही आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो, अदरवाइज आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो हम देख लेते हैं ब्लू कार्ड की डॉक्यूमेंटेशन। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। आपको आपका पासपोर्ट देना है, एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बेसिक फॉर्म है, आप ये फिल कर सकते हो। नीचे आके अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो वो एक पीडीएफ जनरेट कर देता है जिसमें आपका एक बारकोड जनरेट होता है। वो बारकोड वो एक्चुअली स्कैन करते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम, तो वो आपको सबमिट करना है और उसकी प्रिंट आउट आपको ले जानी है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है एक डिक्लेरेशन और एडिशनल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिल करनी है, बेसिक नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें हैं। और ये जो बारकोड है यहाँ पे आपको एम्प्टी रखना है। मैंने भी ये गलती की थी, मैंने यहाँ पे मेरा पासपोर्ट नंबर लिख दिया था। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट जो आता है वो एक एनेक्स्चर है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। तो ये आपका वर्ड फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, वो आपको फिल करना है। तो इस एनेक्स्चर के अंदर आपको आपके बेसिक डिटेल देने हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम क्या है, उसका हेडक्वार्टर जर्मनी में कहाँ है, वो हेडक्वार्टर की डिटेल्स मेंशन करनी है, ना कि आपके एक्चुअल कंपनी के हेडक्वार्टर। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेगा, तो आप आपके एचआर या किसी की डिटेल्स दे सकते हो। आपकी सैलरी कितनी है एंड ऑल, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है वो है आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से लगेगा, जिसमें आपकी ये कंपनी आपको ये सारी चीज़ें फिल करके दे देगी। तो आप आपकी कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो। और यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट ये है कि आप अगर इन सारी फील्ड्स में हो तो आपकी एनुअल सैलरी इतनी होनी चाहिए, और बाकी अगर प्रोफेशन में हो तो आपकी एनुअल सैलरी इतनी होनी चाहिए, तभी आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो। अदरवाइज आपको ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। तो अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने हैं, बल्कि जो हमने मेन पेज पे देखा था विदाउट ब्लू कार्ड वाला जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, आपको आपकी डिग्री लगेगी
और जो प्रूफ ऑफ रिकग्निशन है वो है आपकी डिग्री जर्मनी में वेरीफाइड है या नहीं, वो चेक करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके आपकी कॉलेज का नाम और आपकी यूनिवर्सिटी डाल सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि जर्मनी में आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ से आपको वो जर्मन इक्विवेलेंट डिग्री है ये आपको प्रूफ दे देंगे, तो उसके भी प्रूफ आपको ले जाने हैं। नेक्स्ट आपको 3 पासपोर्ट फोटोग्राफ ले जाने हैं बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशंस के साथ। उसके बाद आपको वीज़ा फ़ी देनी है 75 यूरो। आपको INR में ही पे करना है, आपको यूरो में पे नहीं करना है। तो जो भी एक्सचेंज रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको वो DD या फिर कैश, मैं आपको दिखाता हूँ आगे में जाके, वो आपको फुलफिल करना है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो रहेगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको आपके एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देगी। और अगर वो अभी तक आपने नहीं लिया है तो आपको एक सेपरेट ट्रैवल इंश्योरेंस उनको दिखाना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो ये होगी डॉक्यूमेंट्स की बात। डॉक्यूमेंटेशन के बाद बायोमेट्रिक फ़ोटो की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, कौन सी साइज़ होनी चाहिए, किस तरीके से फ़ोटो आपका एलिजिबल है, कौन सा नहीं है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, वो डिटेल में लिखा हुआ है। उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट पे से गए थे, तो सेम आप यहीं से भी जा सकते हो। वही सेम यही वाला पेज जो है यही वाला ओपन होगा, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो या फिर PDF डाउनलोड करके नॉर्मली भी फिल कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन फिल करना ज़्यादा फिजिबल है। जो डिक्लेरेशन है एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट, वो सेम यही वाले डॉक्यूमेंटेशन के पेज पे जो डॉक्यूमेंट थे यही है, एनेक्चर भी वही है, लेकिन आप यहाँ से भी फिल कर सकते हो। उसके बाद अपॉइंटमेंट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे जाना है। अब अपॉइंटमेंट आप कौन सी एम्बेसी में आपको जाना है, अगर दिल्ली के एम्बेसी में जाना है या फिर आपको कॉन्सुलेट में जाना है, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, तो उनकी वेबसाइट या फिर VFS ग्लोबल जो भी है वहाँ का, तो आप इनको भी कॉल कर सकते हो या फिर इनके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके बाद वीज़ा फीस की बात की जाए तो एडल्ट के लिए है 75 यूरो, जो कि INR में हो जाएगा 6300। तो यहाँ पे दिल्ली में वो DD और कैश दोनों एक्सेप्ट करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि दिल्ली का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अगर आप देखोगे तो आपको DD ही लेकर जाना है। और वो DD किसके नाम से बनाना है तो आप देख सकते हो, मुंबई के लिए अगर बात की जाए तो इस नाम से आपको DD बनाना है इनके फेवर में। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि मेरे साथ ये हुआ था कि जब भी मैं नाम में बैंक वालों को बोलता था कॉमा डालने के लिए, तो उसकी भी कुछ लिमिट होती है वर्ड्स की, तो अगर मैं कॉमा ऐड करता था तो मेरा मुंबई में का आई कट जाता था, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेक श्योर करिए कि आपका पूरा का पूरा नाम आ जाए, चाहे कॉमा आपने हटा दिया तो भी चलेगा नाम से, लेकिन आपको मुंबई तक पूरा है का पूरा नाम आपके DD पे आना चाहिए। तो ये हो गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको वीजा इंटरव्यू के टाइम लेकर जाने हैं। लेकिन इसके साथ ही और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं, जैसे कि मैं पर्सनली लेकर गया था 4 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किए थे। उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो था वो था मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और 2 जेरोक्स के सेट साथ में लेकर गया था। और मेरे ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे और मेरे HR के दोनों के सिग्नेचर्स थे, तो जिसमें से उन्होंने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई किया और वो मुझे रिटर्न कर दिया। लेकिन जो 2 जेरोक्स की सेट मैं लेकर गया था वो उन्होंने अपने पास रख लिए। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ओरिजिनल हो तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं भी है, आपको ऑनलाइन अगर कॉन्ट्रैक्ट आया है तो जेरोक्स के सेट आपको आपके साथ लेकर जाने पड़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट था वो था जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ओवरऑल मेरी क्या पोजीशन रहेगी, मेरा क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, वो मैंने 2-3 पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया था 1 पेज का। तो वो भी आप साथ में ले जाइए, हो सकता है वो आपको भी ये मांग सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट था वो था मेरा CV। तो इट्स बेटर कि आप CV ले जाइए, उसके भी 2 सेट ले जाइए। तो आपको हर डॉक्यूमेंट के 2 सेट ले जाने, तो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट, CV, जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके भी आप 2-2 सेट ले जाइए, सो दैट आप उनको इजीली दे सकते हो। और उसके बाद फोर्थ जो डॉक्यूमेंट था वो था कवर लेटर, जो कि मुझे मेरी कंपनी ने दिया था। तो आई एम नॉट श्योर कि आपकी केस में लगेगा या नहीं, लेकिन अगेन मेरी केस में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था। मैंने जब उनको दिखाया तो उन्होंने उनकी सेट में रख लिया था। तो ये जो कवर लेटर है ये मुझे मेरी जर्मन एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया था, जिसमें कंपनी के बारे में थोड़े डिटेल्स थे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या लाइन ऑफ बिजनेस में काम करती है। उसके बाद मेरे बारे में कुछ डिटेल्स थे, जिसमें उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया था, मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, और इस बंदे को हम जर्मनी बुलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ये रिक्वायरमेंट है और उसका स्किल सेट मैच करता है, तो इसी के लिए हम यहाँ उसको बुला रहे हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीजें उस कवर लेटर में मेंशन थी। आप भी एक बार रिक्वेस्ट करके देखिए आपके एम्प्लॉयर को, अगर उन्होंने भी कवर लेटर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी बात करते हैं मेरे पर्सनल वीजा के एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरी वीजा की अपॉइंटमेंट थी मुंबई काउंसुलेट में। तो मेरी वीजा की अपॉइंटमेंट थी 11:30 की, लेकिन मैं पहुंच गया था 11:15 बजे। मैं ऊपर गया, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको 15 मिनट पहले ही अलाउ किया जाएगा। मैं 11:15 को ऊपर गया, हमारा अपॉइंटमेंट का डॉक्यूमेंट देखा कि हमारी अपॉइंटमेंट 15 मिनट के बाद है या नहीं। उसके बाद हमें एक लाइन में खड़ा किया। उसके बाद वो सबको 1 बाय 1 अंदर भेजने लगे, जहां पर सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ। सिक्योरिटी चेक के बाद जो फर्स्ट काउंटर पे हमें भेजा गया, उसके बाद वो काउंटर पे उन्होंने मुझसे ओरिजिनल DD का फॉर्म
और जो एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन वाला फॉर्म आपके पास फिल किया हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। मेरे से गलती ये हुई थी कि वो फॉर्म पे जो बारकोड वाली फील्ड थी उसमें मैंने मेरा पासपोर्ट नंबर लिख दिया था, तो वहां पे आपको याद रखना है कि वो फील्ड एम्प्टी छोड़नी है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आपसे वो फॉर्म में कुछ गलती भी हो जाती है तो आपको एक दूसरी प्रिंट आउट उसकी प्रोवाइड कर देते हैं, आप आपके पेन से भी भर के उनको दे दो तो वो भी चल जाता है। उसके बाद दूसरे काउंटर पे जाने से पहले जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और वीजा इंटरव्यू होता है, उसके पहले हमें एक वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ा। तो वहां पे 1 बाय 1 एक का नंबर आ रहा था, अगेन टोकन सिस्टम के हिसाब से। और जब हमारा टोकन का नंबर आया तो मैं भी वो काउंटर पे गया। तो काउंटर पे एक नॉर्मल सा सिस्टम होता है, अंदर कोई पर्सन खड़ा रहेगा, वो इंडियन नहीं होते, वो कोई जर्मन नहीं होता है, और वो उनके पास माइक रहेगा जिसमें से वो बात करेंगे, बीच में ग्लास लगी रहेगी और बाहर में आपको माइक से सुनाई दिया जाएगा और आप भी बात करोगे तो वो अंदर सुनाई दिया जाएगा। जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि अगर आप कोई सवाल पूछने जाते हो तो वो विंडो के अंदर बैठा हुआ पर्सन माइक में बात करता है और आपको स्पीकर पे बाहर सुनाई दिया जाता है, तो वही वाला सिस्टम वहां पे भी था। उसके बाद सेकंड थिंग कि आपके और वो काउंसलेट वाले पर्सन के बीच में जो ग्लास है उसके नीचे एक ड्रॉवर लगा होता है, जिसमें वो ड्रॉवर पुश करता है, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें प्लेस करने हैं और वो ड्रॉवर उसकी तरफ खींचता है। उसके बाद उसको जो सेट चाहिए वो अपने पास रख लेता है और जो डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं चाहिए या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद वो उसी में रख देते हैं और वो ड्रॉवर पुश करते हैं, सो दैट आप आपके डॉक्यूमेंट्स वापस से कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो जब हम उस वेटिंग एरिया में बैठे थे तो उन्होंने हमें एक पेपर दिया था जिसपे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन थी और उसी पे लिखा था कि आपको इसी सीक्वेंस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और 2 सेट आपको सेम बनाने हैं। तो उस वेटिंग टाइम में आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हो। तो जब आप वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे तो आप पहले तो उतने ही डॉक्यूमेंट्स दीजिए जितने उन्होंने वो लिस्ट में लिखे हैं, और अगर वो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की आस्क करते हैं तो उस टाइम पे आप अगेन वो डॉक्यूमेंट्स उनको दे सकते हो। तो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई हो गए, लेकिन इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, जैसे कि आपको क्यों जाना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, या फिर आपकी ईयरली सैलरी कितनी है, कंपनी क्या करती है, आपका रोल क्या रहेगा। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है बायोमेट्रिक्स। तो जो वीजा काउंसलेट वाले होते हैं वो आपके बायोमेट्रिक्स लेते हैं, तो आपको पासपोर्ट देना है और उसके साथ ही साथ आपके 10 फिंगर्स के वहां पे स्कैन्स भी देने हैं। तो इस बायोमेट्रिक्स के साथ ही आपकी वीजा की इंटरव्यू की प्रोसीजर खत्म होती है। आपको इसके बाद कहीं और नहीं जाना है, लेकिन इसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो आपका वो पासपोर्ट जमा कर सकते हैं या फिर आपको आपका पासपोर्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर उन्होंने पासपोर्ट रख लिया है तो वो स्टैंपिंग खुद ही कराएंगे और वो आपको वापस दे देंगे। तो अगर उन्होंने आपको आपका पासपोर्ट रिटर्न कर दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पासपोर्ट लेकर घर आ जाना है। और जब भी आपके वीजा अप्रूवल का मेल आपको आता है, जो करीबन 2 से 3 वीक में आ जाता है, उसके बाद आपको वो वीजा के इंटरव्यू का अप्रूवल मेल, उसकी प्रिंट आउट और उसमें कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं, तो वो 2-3 डॉक्यूमेंट्स और उस वीजा के अप्रूवल की मेल की प्रिंट आउट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं आपके पासपोर्ट के साथ, वो वहां पर आपको दिखाने हैं, जिसके बाद आपको आपके वीजा स्टैंप करके मिल जाएगा आपके पासपोर्ट पे और आप जर्मनी आने के लिए रेडी हो जाओगे। तो अभी बात करते हैं कुछ टिप्स एंड सजेशंस की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो कि अगर आप काउंसलेट में जा रहे हो तो आपको कोई भी एडिशनल चीज जैसे कि बैग या फिर लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज वो अलाउ नहीं करते हैं। तो मेक श्योर कि आप आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको वहां अंदर ले जाने वही साथ में लेकर जाए। तो उसमें मेरी तरफ से एक सजेशन ये है, तो अगर मुंबई काउंसलेट में अगर आप जा रहे हो तो उसके बाजू वाली बिल्डिंग में नीचे स्टेशनरी शॉप है जहां पर वो कुछ 50-100 रुपए लेते हैं और आपकी बैग एक लॉकर में रखते हैं। और अगर आपको कोई फोटो की प्रिंट आउट निकालनी है या फिर जेरोक्स निकालनी है तो वो सारे काम भी वहां हो जाएंगे, तो आपको ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। और अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की उनको जेरोक्स चाहिए या फिर किसी फोटो की प्रिंट आउट चाहिए तो आपको अलाउ करते हैं कि ठीक है आप जाइए और 15-20 मिनट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइए कहीं से प्रिंट आउट। उसके बाद जो उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि आपको या फिर वो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उसके 2 सेट आपको ले जाने हैं। मेक श्योर करें कि आप वो दोनों सेट ले जाए बराबर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और याद रखना है कि उसमें से एक भी सेट को आपको स्टेपल नहीं करना है। अगर वो आपने वो स्टेपल किए हुए डॉक्यूमेंट्स ले गए तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपको वापस से भेज सकते हैं। और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से जेरोक्स करके 15 मिनट में ले जाना वो एक टफ सिचुएशन हो सकती है और हम खुद पैनिक हो सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्टेपल करके ना ले जाओ, सिर्फ प्रिंट आउट एज इट इज बंच बना के आप लेकर जाइए। उसके बाद तीसरी बात है कि आपको आपका फोटो जो है वो पेस्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं ले जाना है। उनकी वेबसाइट पे भी ये मेंशन किया हुआ है कि आपको फोटो ग्लू करके नहीं आना है, जो वो ग्लू देंगे उसी के साथ आपको आपका फोटो पेस्ट करना है। तो आई होप कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, अपॉइंटमेंट और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो आपको भी काम में आएगा।
तो आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपका भी कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर जो कि एम्प्लॉयमेंट वीजा के थ्रू जर्मनी आना चाहता है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो अगर आपको भी जर्मनी के वीजा के बारे में कुछ क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख रहा है, आप वहां पे भी हमें डीएम कर सकते हो। और अगर आप डीएम करोगे तो प्लीज यार इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे वाली लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।